सीन में हम वसंत नाम के एक स्केच आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के घर में उसके साथ कार्ड्स खेल रहा था। बाहर थंडरस्टॉर्म वगैरह चल रहा था तो वसंत और उसका दोस्त वसंत के काम के बारे में बात करने लगते हैं, जहां वसंत बताता है कि वो आजकल मायावनम की स्टोरी पे स्केचिंग का काम कर रहा है। ये कहानी माया नाम की एक घोस्ट के बारे में है जो कि तब आती है जब कोई इंसान रात के समय ये लाइंस 3 बार रिपीट करता है। एंड द लाइन इज, माया तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। ये सुनने के बाद वसंत का दोस्त 3 बार इस सेंटेंस को रिपीट कर देता है, जिसके बाद अचानक ही लाइट्स वगैरह फ्लिकर करने लगती है और वसंत के पीछे से एक लेडी रूम में एंटर करती है, जिसे देखकर वसंत का फ्रेंड गिर जाता है। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि वसंत और उसके दोस्त ने मिलकर ये प्रैंक वसंत के फ्रेंड के साथ उसके बर्थडे पर प्लान किया था, जिसके बाद वसंत इस प्रैंक को अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर देता है। तो नेक्स्ट सीन में वसंत अपने एडिटर राम से मिलने जाता है, जहां पर केट नाम की एक लेडी भी बैठी होती है जो कि असाइलम नाम की एक बुक पे काम कर रही थी। ये बुक मायावनम फॉरेस्ट में सिचुएटेड एक रियल असाइलम पर बेस्ड है। इसके बाद हम मदन से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट का राइटर था। मदन रात को वसंत के यहाँ आता है और वो वसंत के सामने माया की पूरी कहानी एक्सप्लेन करता है, जहां हमें पता चलता है कि माया ने अपने पति को जान से मार दिया था, जिसके बाद माया को पागल समझकर मेंटल असाइलम में एडमिट कराया गया था। इस मेंटल असाइलम में माया को काफी टॉर्चर किया गया और इसी असाइलम में ठीक 9 महीने के बाद माया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसे अथॉरिटी ने उससे अलग कर दिया। अब उस बच्ची का क्या हुआ इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। माया लगातार हर किसी से पूछती रहा करती थी कि उसकी बेटी कहाँ है, जिस पर हर कोई उसे यही रिप्लाई देता था कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। माया ये सुनकर और अपनी बेटी के दुख में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, जिसके बाद वो असाइलम से कूद कर खुद को मार ली। ना माया के मरने के बाद उसकी ग्रेव में उसकी 3 सबसे करीबी चीजें उसके साथ ही दफना दी गई थी, जो कि थी एक डायरी जिसमें माया अपने लाइफ के बारे में हर कुछ लिखा करती थी, दूसरी एक डायमंड रिंग जो कि आज के समय में करोड़ों की वैल्यू में होगी, एंड द थर्ड वन वाज उसकी बेटी का एक खिलौना। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब माया की मौत के बाद अचानक ही मेंटल असाइलम के लोग एक एक करके मरने लग गए और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि माया एक वेंजफुल स्पिरिट बन गई थी, यानी कि वो बदला लेने वाली आत्मा बन गई थी। मदन बताता है कि रात के समय उस जंगल में एंटर करने वाला कोई भी इंसान वापस लौट कर नहीं आता। वहां पर बिना सर के लोग दिखाई देते हैं और एक हॉस्पिटल बेड भी दिखाई देता है जिस पर कोई पेशेंट लेटा दिखता है। टू स्टोरी मदन सारी कहानी बता देने के बाद वसंत के दोस्त के ऑटो में बैठ कर वापस जाने लगता है। मदन वसंत के दोस्त को मायावनम के जंगल की तरफ चलने के लिए कहता है, जहां पहुंचकर वो वसंत के दोस्त को बाहर रुकने के लिए बोलकर खुद जंगल में कुछ पिक्चर्स क्लिक करने चला जाता है। वसंत का दोस्त ऑटो में ही सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे रियलाइज होता है कि काफी समय बीत गया है, लेकिन मदन वापस नहीं आया। इसीलिए वो मदन को चेक करने जंगल के अंदर जाता है। यहाँ उसे मदन का कैमरा गिरा हुआ मिलता है और इस कैमरा को चेक करने पर उसे उसके अंदर एक हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ पेशेंट दिखाई देता है। इसके बाद वसंत का दोस्त जंगल के अंदर जाता है जहां उसे मदन का घोस्ट दिखाई देता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद वो ऑटो में बैठकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसके फ्रंट ग्लास पे एक घोस्टली हैंड अपीयर होता है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वसंत का दोस्त किसी तरह वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन यहाँ वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले लेता है। वसंत अपने दोस्त की मौत से इतना ज्यादा अफेक्ट हो जाता है कि वो खुद मायावनम जंगल जाकर पता लगाता है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है। अब दोस्तों इस पॉइंट तक आपने गौर कर लिया होगा कि सारी फोटोज जो आ रही हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में थी, क्योंकि मूवी भी यहाँ तक ब्लैक एंड व्हाइट में थी। एंड अचानक से यहाँ से मूवी कलरफुल हो जाती है, जहाँ हम अप्सरा नाम की एक सिंगल मदर के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं। अप्सरा अपने हस्बैंड अर्जुन से डिवोर्स ले चुकी थी और अपनी बेटी मीरा को अकेले ही पाल रही थी। अप्सरा अपनी फ्रेंड स्वाति के साथ रहती थी और वो एड फिल्म्स वगैरह करके किसी तरह अपना घर चला रही थी। स्वाति घर के अंदर अपनी लेटेस्ट मूवी रात का पोस्टर लगा देती है, जिसके बाद अचानक ही घर में कुछ अजीब इंसिडेंट होने लग जाते हैं, जैसे रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होना, किचन में किसी घोस्टली फिगर का अपीयर होना एंड ऑल दैट। वेल अप्सरा इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसके अपने ही अलग प्रॉब्लम्स थे जिनसे वो डील कर रही थी। एक्चुअली अप्सरा एक लोकल गैंगस्टर से काफी सारा लोन ले रखी थी, जिस वजह से वो गैंगस्टर डेली अप्सरा को काफी धमकाया करता था और अप्सरा पूरा समय पैसे के इंतजाम करने में ही लगी रहती थी। अप्सरा की फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी क्योंकि उसकी कोई भी एड फिल्म की पेमेंट अभी तक आई ही नहीं थी।
ऐसे में एक दिन वो गुस्से में एड एजेंसी जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी एड एजेंसी के प्रोड्यूसर आरके स्टूडियोज के एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहा है और यही मौका है क्योंकि इस समय वो उससे मिल सकती है। अप्सरा स्वाति को कॉल करके कंफर्म करती है कि क्या वो प्रोड्यूसर वहां है और उसे कंफर्मेशन मिल जाती है। अब यहाँ हम इस कॉन्टेस्ट के बारे में जानते हैं, विच इज कि जो भी लेटेस्ट रिलीज मूवी रात को अकेले सिनेमा हॉल में बैठकर देख लेगा उसे 5 लाख रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। नाउ सिंपली ये पब्लिसिटी स्टंट था क्योंकि इससे वो काफी सारी ऑडियंस एंड मीडिया कवरेज कैप्चर कर सकता था। इस कॉन्टेस्ट के टोटल 5 रूल्स थे जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला, इस फिल्म को अकेले बैठकर देखना होगा और वो भी रात के वक्त। दूसरा, कंटेस्टेंट पूरी मूवी के दौरान अपने आंख और कान बंद नहीं कर सकता। पूरे टाइम व्यूअर की हार्ट बीट और एक्सप्रेशंस नॉर्मल रहनी चाहिए। और लास्ट रूल के हिसाब से व्यूअर को मूवी देखने से पहले एक पेपर पर साइन करना होगा जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि व्यूअर ने अपनी मर्जी से ही इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है और इस दौरान अगर उसकी मौत हो जाती है तो इसका वो खुद जिम्मेदार होगा। खैर, सीन शिफ्ट होकर पिक्चर हॉल के अंदर जाता है जहां प्रोड्यूसर मूवी के लास्ट मिनट में अचानक ही घबराने लगता है और उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। इस पॉइंट पे पूरी थिएटर की लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी। आरके भागकर यहाँ आता और मूवी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहता है। यहाँ एज एन ऑडियंस हम देख पाते हैं कि प्रोड्यूसर मूवी के अंदर ही एंटर कर गया था जहां वो किसी से बचकर भाग रहा था। आरके भागकर हॉल के अंदर आता है और उसे यहाँ प्रोड्यूसर की लाश मिलती है एंड हॉरिफाइंगली प्रोड्यूसर की आंखें कंप्लीटली वाइट हो चुकी थी। ना ये देखकर आरके समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल तो जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी वो मीडिया से कह देता है कि प्रोड्यूसर की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। इसके आधार के खुद इस मूवी को दोबारा देखने की कोशिश करता है लेकिन जो भी सीन्स उसने मूवी में रखे थे वो उसे कहीं नजर आ ही नहीं रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्वाति हॉलीवुड की कई सारी ऐसी मूवीज पे रिसर्च करने लगती है जिनके सेट्स वगैरह को कर्स्ड बताया गया था। स्वाति आरके से इस कॉन्टेस्ट को तुरंत रोकने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि इससे और भी लोगों की जानें जा सकती थी। अब जब अप्सरा यहाँ पहुंचती है तो उसे प्रोड्यूसर की डेड बॉडी देखने को ही मिलती है, विच मीन्स कि अब उसकी पेमेंट मिलने की लास्ट होप भी खत्म हो गई थी। इसके बाद फ्रस्ट्रेशन में आकर अप्सरा डिसाइड्स कि वो इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेगी और 5 लाख का रिवॉर्ड जीतने की कोशिश करेगी। इसके लिए वो स्वाति से रिक्वेस्ट करती है कि वो आरके से बात करके ये फिल्म उसे देखने दे। आरके अप्सरा को कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए अग्री कर देता है और अप्सरा पिक्चर हॉल में उन 5 रूल्स के मुताबिक एंटर करती है। अब एज एन ऑडियंस हमें यहाँ पहली बार पता चलता है कि मूवी के ओपनिंग सीन में जो कुछ भी हमने देखा था वो दरअसल रात मूवी का ही हिस्सा था, विच मीन्स कि ओपनिंग सीन में जो भी ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स हमने देखे हैं वो इस रात मूवी के ही सीन्स थे। सो अप्सरा मूवी देखना स्टार्ट करती है जहां हम वसंत की कहानी को आगे देखते हैं, जहां वसंत मायावनम जंगल में असाइलम के पास पहुंच गया था, लेकिन वहां उसे पहले से ही राम, केट और एक तीसरा आदमी माया की ग्रेव खोदते हुए दिखता है। वो तीनों यहाँ माया की डायमंड रिंग खोज रहे थे और वसंत सभी की फोटोग्राफ्स लेने लगता है लेकिन केट उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है। यहाँ अप्सरा जो कि पिक्चर हॉल में बैठी थी वो अब तक नॉर्मल थी लेकिन अचानक ही आसपास की मशीन्स और लाइट्स फ्लक्चुएट करने लगती है और यहाँ घोस्टली हैंड अप्सरा की आंखों को कवर कर लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि अप्सरा रात मूवी के अंदर ही एंटर कर गई थी, जिसे देखकर बाहर आरके और स्वाति मूवी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो मूवी नहीं रुकती। इसके आधार के स्वाति को बताता है कि उस दिन प्रोड्यूसर की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, इनफैक्ट वो भी मूवी के अंदर एंटर कर गया था और ये सब एक पैरानॉर्मल फिनोमेनन है। ना मूवी में अप्सरा और वसंत को वो तीनों लोग बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद वो माया के कब्र को खोदकर बाहर निकालते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली कब्र के अंदर उन्हें कोई रिंग नहीं मिलती, लेकिन उन्हें यहाँ माया की डायरी और वो टॉय जरूर मिलती है। अब जैसे ही वो टॉय साउंड करता है तभी माया की स्पिरिट यहाँ आ जाती है जो कि सबसे पहले उससे वर्कर को जान से मारती है जो कि उस ग्रेव को खोदा था। इसके बाद वो केट को पानी में डुबाकर मार देती है और राम को गोली चलाकर मार देती है। अप्सरा और वसंत भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाते हैं जहां वसंत अप्सरा को बाहर निकालने में मदद करता है। इसी दौरान फॉरेस्ट गार्ड शंकर भी जंगल के अंदर आता है और दूसरी तरफ अप्सरा को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है जिसे सुनकर वो अपनी बेटी मीरा का नाम लेती है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, मेरा नाम अप्सरा है। इतने में फॉरेस्ट गार्ड शंकर सीधा अप्सरा पर ही गोली चला देता है और अप्सरा जमीन पर गिर जाती है। तभी माया की स्पिरिट यहाँ आकर अप्सरा को अपने गोद में संभालती है और फॉरेस्ट गार्ड को पजेस्ड करके उसे जान से मार देती है। अब स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है जहां हमें पता चलता है कि दरअसल अप्सरा माया की वही बेटी है जिसे असाइलम के लोगों ने कई साल पहले माया से अलग कर दिया था। जी हां दोस्तों, अचानक ही अप्सरा की आंख खुलती है और वो अपने आप को उसी थिएटर सीट पर देखती है। उसके हाथ में माया की डायरी और वो टॉय आ जाते हैं जो कि माया की ग्रेव से बाहर आए थे। इसके बाद हम फॉर द फर्स्ट टाइम माया का चेहरा देखते हैं जो कि अप्सरा से काफी मिलता जुलता था। अब तक अप्सरा का हस्बैंड अर्जुन भी यहाँ आ जाता है एंड टू आवर सरप्राइज दरअसल में वसंत की तरह दिखता था जिसे हमने रात मूवी
में देखा था। एंड वो प्रोड्यूसर जो कि सबसे पहले इस कॉन्टेस्ट में मारा गया था, वो वही इंसान था जिसने माया को मेंटल असाइलम में छोड़ा था और उसने ही माया के हाथ से डायमंड रिंग चुरा ली थी। दिस ऑल मेंट कि वो प्रोड्यूसर उस दिन इसी कॉन्टेस्ट में 5 लाख रुपए जीतने नहीं बल्कि यही देखने आया था कि कहीं उसके बारे में इस मूवी में कुछ दिखाया तो नहीं गया। आरके सेट चेक करके ये सबको बताता है कि उस दिन के बाद उसे कोई रिंग नहीं मिली, लेकिन अप्सरा को तो सब कुछ मिल गया था। उसे उसका हस्बैंड अर्जुन मिल गया था और उसे अपनी मदर माया की पूरी सच्चाई पता चल गई थी, विच मीन्स कि उसे रिंग और पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। फिल्म की शुरुआत में हम मोहिनी नाम की औरत को अरेस्ट होते देखते हैं क्योंकि उसके ऊपर अपने पति हर्ष को मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगा था। इसके बाद इंटरोगेशन रूम का सीन आता है जहां मेन पुलिसमैन मोहिनी से सवाल जवाब शुरू करता है और ऐसे में मोहिनी अपनी कहानी बताती है। तो यहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां लॉन्ग टाइम लवर्स मोहिनी और हर्ष शादी कर लेते हैं और वो एक नए घर में मूव इन करते हैं जिसे हर्षा ही खरीदा था। अब ये घर जहां था वो एक बड़ी सी कम्युनिटी विला प्रोजेक्ट थी जिसमें 100 से भी ज्यादा हाउसेस थी, लेकिन फिलहाल सिर्फ 2 हाउसेस ही ऑक्यूपाइड थी। एक में तो ऑफ कोर्स हर्षा और मोहिनी रहने लगे थे, लेकिन दूसरे घर में हर्ष का दोस्त मोहन अपने फैमिली के साथ रहता था। यहाँ हर्ष के माता पिता भी इस नए घर में कुछ दिन के लिए रहने आते हैं। तो एक दिन मोहिनी एक डब्बे में आटा डाल रही थी जब डब्बा गलती से उसके ऊपर गिर जाता है। ऐसे में मोहिनी अपनी साड़ी से आटा साफ करने लगती है और एज ए व्यूअर हम दूसरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुलते हुए देखते हैं जहां से कोई अननोन प्रेजेंस मोहिनी को गलत नजर से देख रहा था। अब ये सिलसिला खत्म नहीं होता क्योंकि नहाते वक्त भी मोहिनी को ऐसा फील होता है मानो कोई उसे देख रहा है, ऑल्दो ढूंढने पे मोहिनी को वहां कोई नहीं दिखता। अब इस तरह की इंसिडेंट्स कई बार रिपीट होती हैं और हम भी समझ पाते हैं कि ये जो भी अननोन स्पिरिट है वो मोहिनी की तरफ गलत वे में अट्रैक्टेड है। आई मीन ये स्पिरिट हमेशा उसे कपड़े बदलते देखता या फिर उसके ड्रेसेस को उतारने की कोशिश करता वगैरह वगैरह। मोहिनी इन बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, ऑल्दो कभी कभी मोहिनी को घर में शराब की स्मेल आती थी जिसे वो पिन पॉइंट नहीं कर पाती कि आखिर ये स्मेल आ कहां से रही है। खैर बगल वाले घर में मोहन का बेटा विक्की बहुत अजीब बिहेव करने लग गया था और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी से बात कर रहा हो। जब विक्की से पूछा जाता कि वो किससे बात कर रहा है तो विक्की का कहना था कि वो अपने ग्रैंडफादर से बात कर रहा है। इतना ही नहीं, विक्की के स्कूल से भी ऐसी रिपोर्ट्स आने लग गई थी कि विक्की हमेशा किसी बूढ़े इंसान की तस्वीर बनाता है और सपोजिटली उनसे ही बात करता रहता है। अब विक्की की इन हरकतों से उसके पिता मोहन और मां सपना काफी परेशान थे क्योंकि देखा जाए तो विक्की के ग्रैंडफादर यानी दादाजी की मौत उसके जन्म से पहले हो गई थी, तो विक्की आखिर कैसे उनसे बातें कर रहा है। मोहन तो इस सब से इतना परेशान हो चुका था कि वो अब विक्की को काफी डांटने लग गया था, सेइंग कि तुम ये मेड अप गेम्स मत खेलो। अब स्कूल टीचर सजेस्ट करते हैं कि विक्की को एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाए और विक्की की फैमिली इस पे विचार करना शुरू कर देती है। एनीवेज अगले दिन हर्षा और उसकी फैमिली मोहन उसकी फैमिली को लंच के लिए इनवाइट करते हैं और यहाँ भी विक्की किसी अननोन प्रेजेंस को देख पा रहा था और वो उसे कैप्टन राजू के नाम से पुकार रहा था जो कि सपोजिटली विक्की के साथ खेलता है। घर में सभी लोग विक्की के इस कैप्टन राजू वाली बात को जोक समझ के हंस देते हैं, लेकिन अगले दिन चीजें थोड़ी सीरियस हो जाती है। दरअसल विक्की वापस मोहिनी के घर कैप्टन राजू के साथ खेलने आया होता है जब उसकी किसी बात पे कैप्टन राजू से लड़ाई हो जाती है। ऐसे में कैप्टन राजू यानी वो आत्मा गुस्सा हो जाती है और ये आत्मा विक्की को मारना शुरू करती है। इसके ठीक बाद मोहिनी और सपना विक्की को ढूंढना शुरू करते हैं और विक्की उन्हें सीढ़ियों से चढ़ के सीलिंग फैन के ऊपर मिलता है। इस घटना के बाद मोहन और सपना काफी वरीड थे और ऐसे में फाइनली वो विक्की को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं। विक्की को देखने के बाद डॉक्टर का कहना था कि उसने ऐसे केसेस देख रखे हैं जहां कभी कभी छोटे बच्चे स्पिरिट्स वगैरह को देख सकते हैं जबकि हम बड़े लोग उन स्पिरिट्स को नहीं देख पाते। डॉक्टर के हिसाब से जैसे जैसे विक्की बड़ा होगा वो ठीक हो जाएगा और इस दौरान पेरेंट्स को विक्की को डांटना नहीं चाहिए। अब सपना तो विक्की के साथ अच्छे से बर्ताव करने लग गई थी, यानी उसे डांट वगैरह नहीं रही थी, लेकिन मोहन अब भी विक्की पे चिल्लाता रहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि विक्की झूठ बोल रहा है और नाटक कर रहा है। तो कुछ दिनों के बाद हर्षा के पेरेंट्स वापस चले जाते हैं एंड देन हर्षा और मोहिनी भी अपने हनीमून के लिए पेरिस जाने का प्लान करते हैं, लेकिन किसी वर्क इमरजेंसी की वजह से हर्षा को इमीडिएटली बैंगलोर जाना पड़ता है और इनका हनीमून प्लान कैंसिल हो जाता है। अब घर पे जो
कैप्टन राजू की स्पिरिट थी वो मोहिनी के साथ बेड पे जाके उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। ध्यान रहे कि मोहिनी को अब तक इस अनवांटेड स्पिरिट के बारे में आइडिया नहीं था और अब की बार भी ऐन वक्त पे सपना घर पे आती है और वो मोहिनी को अपने घर रात बिताने के लिए बुलाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स मोहिनी इस घर में अकेली थी। खैर नेक्स्ट डे मोहन के घर पे विकी की दादी आती हैं और वो भी विकी को दादाजी के बारे में बात करते सुनती हैं। ऐसे में वो विकी से पूछती हैं कि अब तक दादाजी कहां थे, और विकी जवाब देता है कि अब तक वो स्वर्ग में थे लेकिन अब वो दादी को यानी आपको साथ ले जाने आए हैं। नाउ ऑब्वियसली ये बात बहुत इनसेंसिटिव सी थी जिसके कारण मोहन विकी को डांटता है और स्कूल छोड़ाता है। वहीं अगर हर्षा के घर की बात की जाए तो वहां एक बार फिर मोहिनी अकेली थी और कैप्टन राजू मोहिनी को नहाते और कपड़े बदलते देख रहा था। हालांकि इस बार कैप्टन राजू की प्रेजेंस फील होती है क्योंकि उसकी फुटप्रिंट्स दिखती है और वो एक चेयर पे बैठता है। इससे मोहिनी काफी डर जाती है और वो मेड कावेरी को कमरे में जाके चेक करने कहती है। जब कावेरी कमरे में जाती है तो ये स्पिरिट उस पर हमला कर देती है जिससे कावेरी भाग जाती है। अब जब मोहिनी भागने की कोशिश करती है तो ये स्पिरिट उसे पकड़ लेता है एंड देन उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। मोहिनी किसी तरह बच के भागती है और वो सीधा सपना के घर जाके उसे सब कुछ बताती है। नाउ ऑफ कोर्स सपना को इन बातों पे यकीन नहीं होता। इनफैक्ट हर्षा तक कॉल पे कहता है कि ये सब मोहिनी का भ्रम होगा क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही हॉरर फिल्म्स देखती है। लेकिन दोस्तों विकी की दादी स्पिरिट्स को मानती थी और ऐसे में वो मोहिनी के साथ उसका घर चेक करने आ जाती हैं। दादी तुरंत स्पिरिट की प्रेजेंस को फील कर लेती है और वो कंफर्म करती है कि वाकई इस घर में कोई स्पिरिट जरूर है। ऐसे में दादी फौरन मोहिनी के साथ कुछ पूजा पाठ का सामान वगैरह लाती है ताकि वो इससे स्पिरिट को भगा सके। लेकिन यह आत्मा दादी पे हमला बोल देती है जिससे वो सीढ़ियों से गिर जाती हैं। गिरने के कारण दादी को काफी चोट आती है और उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ऐन वक्त पे हर्षा भी वापस आ गया था और मोहिनी डरते हुए हर्षा को सब कुछ बताती है। मोहिनी का कहना था कि वो किसी भी हाल में घर के अंदर नहीं जाएगी और ऐसे में हर्षा यहाँ मोहिनी को घर से थोड़ा दूर ले जाके काम डाउन करता है। ऑल्दो लेट मी टेल यू गाइस कि हर्षा को अब भी मोहिनी की बातों पे यकीन तो नहीं था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में विकी पहले ही बता देता है कि उसकी दादी मरने वाली है और इसके ठीक बाद दादी का वाकई में देहांत हो जाता है। यहाँ विकी ये भी कहता है कि उसके दादाजी यानी मोहन के पिता मोहन को माफ कर दिए हैं। अब ये सुन के मोहन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सिर्फ उसको ही पता था कि उसने अपने पिता के साथ क्या गलत किया था। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है कि मोहन के पिता की मौत उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुई थी क्योंकि मोहन अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाने में देर कर दिया था। अब क्योंकि विकी समहाउ ये बात जान गया था सो दिस प्रूव्स कि विकी वाकई में आत्माओं को देख सकता है और उनसे इंटरैक्ट भी कर पाता है। यहाँ विकी कहता है कि कैप्टन राजू एक बुरा स्पिरिट है और जल्द ही वो हर्षा और मोहिनी को मार देगा। ये सुनते ही मोहन फौरन घर की तरफ भागता है। वहीं घर पे मोहिनी अब भी अंदर जाने से इनकार कर रही थी और ऐसे में हर्षा सूटकेस वगैरह लेकर आता है ताकि ये लोग कहीं और स्टे कर सके। बट टू देयर सरप्राइज इनका कार ऑलरेडी पंचर था जिस कारण से ये लोग ड्राइव नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं ये लोग मल्टीपल कैब्स को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन इनके घर पे कोई भी कैब वाला नहीं आता। क्यों? क्योंकि इनका लोकेशन थोड़ा शहर के बाहर था यानी आउटस्कर्ट्स में। इनफैक्ट जब एक कैब वाला फाइनली आता भी है तो उस वक्त तक इनका फोन ऑफ ही हो गया था तो बेसिकली इन द एंड इन्हें कैब नहीं ही मिल पाती है। ऐसे सिचुएशन में हर्षा मोहिनी पे दबाव बना के उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाता है क्योंकि हर्षा को ऐसे भी इन स्पिरिट्स और घोस्ट्स वाली बातों पे यकीन तो था नहीं। याद रहे कि इनका फोन ऑफ हो चुका था और घर के अंदर फोन चार्ज भी नहीं हो पा रहा था। कुछ समय बाद हर्षा बेड पे जाता है और मोहिनी भी डरते हुए बेड पे आती है। तभी फिर से कैप्टन राजू की आत्मा वापस आती है और वो मोहिनी को परेशान करना शुरू करता है। इस बार हर्षा को भी फील होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और ऐसे में हर्षा नीचे चेक करने जाता है। इस पॉइंट पे ये स्पिरिट हर्षा को ही पजेस कर लेती है और हर्षा खुद ही मेन डोर लॉक करता है ताकि घर में कोई एंटर ना कर सके। देन पजेस्ड हर्ष मोहिनी के पास आता है और वो क्लियरली कहता है कि उसे मोहिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाना है। मोहिनी घर में यहाँ वहां भागते हुए छिपने की कोशिश करती है लेकिन पजेस्ड हर्ष मोहिनी को ढूंढ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने बढ़ता है। अपने बचाव में मोहिनी हर्षा को स्टैब करने लगती है और एन मौके पे मोहन सोसाइटी के गार्ड के साथ आके मोहिनी को रोकता है। तो बेसिकली यही थी मोहिनी की कहानी जो कि फिलहाल पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वालों को सुना रही थी। अब पुलिस वाला मोहिनी की कहानी में यकीन नहीं कर रहा था लेकिन तभी सोसाइटी का गार्ड सामने आता है और वो कुछ और बातें रिवील करता है। गार्ड बताता है कि जब विला का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब वहां राजू नाम का एक मजदूर था जो कि खुद को कैप्टन राजू बुलाता था और दूसरों को भी उसे कैप्टन राजू कहने को बोलता था। राजू एक शराबी था और वो कई औरतों के साथ गलत करता था। इनफैक्ट राजू तो गार्ड की सिर्फ 12 साल की बेटी के साथ भी गलत किया था। इन्हीं कारणों की वजह से बाकी मजदूर लोग मिलकर राजू को मार दिए। इनफैक्ट वो उसके शरीर को काट के हर्षा वाले घर की दीवारों में प्लास्टर कर दिए थे। ये सुनते पुलिस भी तुरंत
तुरंत वेरीफाई करती है कि वाकई राजू के मिसिंग होने की कंप्लेन उनके फाइल्स में दर्ज है। तो इन नए खुलासों के बाद मेन पुलिस वाला मोहिनी के साथ वापस घर जाने की बात करता है ताकि वो राजू को कन्फ्रंट कर सके, लेकिन मोहिनी कहती है कि राजू तो उसके बगल में ही बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पूरे टाइम राजू यहीं पे था और मोहिनी के इस बात पे भी पुलिस को ज्यादा यकीन नहीं होता। जो भी हो, पुलिस मोहिनी को अगले दिन वापस आने कहती है और पैरेलल में हम समझ पाते हैं कि हर्षा हॉस्पिटल में रिकवर कर रहा है। मोहिनी हर्षा से मिलने हॉस्पिटल जाने लगती है और उसके पीछे हम राजू के फुटस्टेप्स देखते हैं, डिपिक्टिंग कि राजू अब भी मोहिनी के पीछे लगा हुआ है। यहीं पे अवनु 1 फिल्म खत्म हो जाती है और इस फिल्म में हमें राजू की बैक स्टोरी देखने को मिली है। इसके अलावा हम व्यूअर समझ पाते हैं कि भले राजू स्पिरिट फॉर्म में चीजों को टच कर सकता है, आइटम्स को मूव कर सकता है एंड ऑल, लेकिन उसे मोहिनी के साथ फिजिकल होने के लिए किसी को पजेस करना ही पड़ेगा। नाउ एज प्रॉमिस्ड, मैं इसी वीडियो में अवनु फिल्म के पार्ट 2 को भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आपको दूसरी वीडियो के लिए 1-2 दिन का वेट ना करना पड़े। तो कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां अवनु 1 खत्म हुई थी, यानी हर्षा हॉस्पिटल में है और उससे मिलने उसके पेरेंट्स आने वाले हैं। ऑल्दो हर्षा के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। मोहिनी को अब राजू के नाइटमेयर्स आने लग गए थे और इसके बाद कहानी थोड़ी दिन आगे बढ़ जाती है जब हर्षा भी ठीक ठाक रिकवर कर चुका है और ऐसे में वो मोहिनी के साथ अपने पेरेंट्स का अंतिम संस्कार करता है। वहां एक नागा साधु मोहिनी से कहते हैं कि राजू अब भी उसके पीछे है एंड देन वो मोहिनी को एक पेंडेंट देते हैं। साधु बाबा के हिसाब से ये पेंडेंट मोहिनी की रक्षा करेगा और मोहिनी को इसे 1 साल तक पहने रहना है, क्योंकि 1 साल बाद राजू की आत्मा को अपने आप शांति मिल जाएगी। मोहिनी इस पेंडेंट को पहन लेती है, जिसके बाद हर्षा और मोहिनी इस शहर को छोड़ के एक दूसरे पॉश फ्लैट में मूव होते हैं जो कि इन्हें मोहन दिखाया था। यहाँ हम एक नेक्स्ट डोर नेबर को देखते हैं जो कि हमेशा दूसरों को लेके सस्पिशियस रहता है और रैंडम लोगों पे चिल्लाता रहता है। ये बंदा मोहिनी और हर्षा से भी सवाल जवाब करता है, आस्किंग कि क्या तुम वाकई शादीशुदा हो या फिर फ्लैट लेने के लिए नाटक कर रहे हो। ना ऑफ कोर्स मोहिनी और हर्षा इस बंदे को इग्नोर करते हैं। अब ये बंदा अपनी पत्नी से भी कहता है कि कैसे उसे इन नए नेबर्स पे शक है एंड देन वो शराब पीने लगता है। यहाँ उसकी पत्नी उसे शराब पीने से थोड़ा मना करती है। अब रात को राजू की स्पिरिट वापस आती है, लेकिन इस बार पेंडेंट की वजह से राजू मोहिनी को टच नहीं कर पाता। ऐसे में अगली सुबह राजू पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी वो मोहिनी के पास से उस पेंडेंट को हटा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम हर्षा और मोहन को वर्क पे देखते हैं जहां हम समझ पाते हैं कि ये दोनों सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देते हैं टू कंपनीज। फिलहाल ये लोग जिस लैब को सॉफ्टवेयर सपोर्ट देने आए थे वहां एक डॉक्टर पैरानॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। बेसिकली वो प्रूव कर रहा था कि कैसे इंसान के मरने के बाद शरीर से वाकई आत्माएं निकलती हैं। और यहाँ एक इंसान के मरने के बाद वो ग्लास चेंबर टूट जाता है जिसमें इंसान को सील किया गया था। ऐसा होते कुछ हाईटेक कैमरास काफी फोटोज एंड वीडियोस भी लेती हैं टू कैप्चर द स्पिरिट। इनफैक्ट आगे के कुछ सीन्स में हम स्पिरिट को देख भी पाते हैं। इनके टीम में एक संजना नाम की लड़की भी थी जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी। मूविंग ऑन, उस रात पे मोहिनी रोमांटिक डिनर प्रिपेयर करती है और हर्षा भी इससे काफी खुश था। ऑल्दो राजू अब भी मोहिनी के पीछे पड़ा था और वो किसी तरह मोहिनी का पेंडेंट हटाना चाहता था। राजू यहाँ काफी अजीब चीजें करता है एंड इन द एंड हर्षा पानी पे फिसल के गिर जाता है जिससे उसके बैक में चोट आती है। इसी सब के दौरान इनका नेबर इनके घर में काफी ताका झाकी कर रहा था ताकि वो सब इंफॉर्मेशन रख सके कि घर में कौन आता है कौन जाता है वगैरह वगैरह। तो अगली सुबह घर में पानी की प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण मोहिनी एक प्लम्बर को बुलाती है। इस पे भी वो पड़ोसी बखेरा खड़ा करने लगता है और मोहिनी उसे डांट के शांत करती है। खैर प्लम्बर वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करने जाता है और मोहिनी अपने पेंडेंट वाले चेन को फिक्स करने में लग जाती है क्योंकि चेन थोड़ा सा टूट गया था। इसी मौके का फायदा उठा के राजू चेन एंड पेंडेंट को वार्डरोब के पीछे गिरा देता है जहां से मोहिनी चेन को निकाल नहीं पा रही थी। इसके बाद राजू प्लम्बर को पजेस कर लेता है ताकि वो प्लम्बर के रूप में मोहिनी के साथ गलत कर सके। अब जैसे ही मोहिनी को रियलाइज होता है कि प्लम्बर पजेस्ड है, वो फौरन अपना पेंडेंट निकालने भागती है। मोहिनी किसी तरह कैबिनेट को तोड़ देती है ताकि वो पेंडेंट को वार्डरोब के पीछे से निकाल सके और ऐन वक्त पे वो पेंडेंट पहन भी लेती है। मोहिनी के ऐसा करते ही राजू प्लम्बर के शरीर को छोड़ देता है और अपने होश में आने के बाद प्लम्बर को कुछ भी याद नहीं था। इस घटना के बारे में मोहिनी हर्षा और मोहन को बताती है और ऐसे में ये दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट संजना की मदद लेने का डिसाइड करते हैं। तो फाइनली संजना इनके घर में आती है और वो अपने इक्विपमेंट्स वगैरह सेटअप करती है। अब इनिशियली यहाँ कुछ भी असाधारण नहीं होता, ऐसे में सभी मोहिनी को अपना पेंडेंट हटाने कहते हैं क्योंकि उसके बाद ही राजू आएगा। मोहिनी ऐसा ही करती है जिसके बाद वाकई थोड़ी असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है। संजना को यहाँ ऊपर से कुछ आवाज सुनाई देती है जिसका पीछा करके वो ऊपर वाले थिएटर रूम में पहुंच जाती है। यहाँ राजू की स्पिरिट संजना पे हमला कर देती है और ऐसा वैसा हमला नहीं बल्कि राजू संजना के साथ गलत करके उसे मार ही डालता है। अब संजना के चिल्लाने की आवाज सुन के हर्षा ऊपर जाता है और राजू उसे पजेस कर लेता है। पजेस्ड हर्षा यहाँ चालाकी से मोहन को ऊपर वाले थिएटर रूम में बंद कर देता है और फिर वो नीचे आके
मोहिनी पे हमला करता है। इनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी बीच मोहन अपने फोन से दरवाजा अनलॉक करता है और वो हर्षा को पकड़ता है। इस मौके का फायदा उठा के मोहिनी तुरंत अपना पेंडेंट पहन लेती है, जिसके बाद हर्षा बेहोश हो जाता है। अब मोहन और मोहिनी मिलकर हर्षा को बांध देते हैं और मोहिनी यहाँ पुराने वाले सोसाइटी के गार्ड को कॉल करती है ताकि वो राजू के बारे में और बातें जान पाए। इन्हें पता लगता है कि राजू आज के ही दिन 1 साल पहले मारा गया था, यानी आज रात 12 बजते ही राजू की आत्मा को शांति मिल जाएगी और वो फिर हमारी दुनिया में नहीं रहेगा। अगर आप व्यूअर्स को याद हो तो साधु बाबा भी मोहिनी को पेंडेंट 1 साल तक ही पहने रहने को बोले थे, क्योंकि मरने के ठीक 1 साल बाद तो आत्मा हमारी दुनिया से ऐसे भी चली जाती है। इस पॉइंट तक हर्षा को होश आ गया था और वो मोहिनी से उसे खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन मोहिनी वाज नॉट श्योर कि हर्षा अब भी पजेस्ड है या नहीं, और इसीलिए वो हर्ष को नहीं खोल रही थी। ऐसे में राजू हर्ष को चोट पहुंचाने लगता है। इनफैक्ट वो हर्षा को हवा में लेविटेट भी करवा देता है। आलम यह था कि हर्ष की जान जा सकती थी और इसलिए मोहन सजेस्ट करता है कि इन्हें यह पेंडेंट हर्षा को ही पहना देना चाहिए ताकि राजू उसे चोट ना पहुंचा सके। अब पहले तो मोहिनी इस बात के लिए राजी नहीं होती, लेकिन अंततः वो मान जाती है और पेंडेंट हर्षा के गले में डाल देती है। मोहिनी के ऐसा करते ही मोहन हंसना शुरू करता है, क्योंकि अब राजू की स्पिरिट मोहन के अंदर आ चुकी थी और यहाँ मोहन मोहिनी पे हमला करके उसे चेज करना शुरू करता है। इसी के पैरेलल में नेबर उसकी बीवी चिल्लम चोट सुनते हैं और बीवी के बहुत कहने पे नेबर फाइनली चेक करने जाता है कि आखिर बगल वाले फ्लैट में चल क्या रहा है। इस पॉइंट तक मोहन मोहिनी को डाइनिंग टेबल पे गिरा के उसके साथ गलत करने वाला था, लेकिन बंधा हुआ हर्ष समहाउ अपने फोन का इस्तेमाल करके ऑटोमेटेड फैन को नीचे लाता है, जिससे मोहन को चोट लगती है। इसके बावजूद मोहन नहीं रुकता, लेकिन अब तक नेबर भी आ चुका था जो कि मोहन को रोकता है। तभी हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि 12 बज गए हैं और ऐसे में राजू की आत्मा को मोहन के शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका हमारी दुनिया में समय खत्म हो चुका था, यानी 1 साल पूरे हो चुके थे। तो अगले दिन यहाँ पुलिस आती है और वो नेबर्स की स्टेटमेंट लेते हैं और इस बार नेबर भी अच्छे से बिहेव कर रहा था। नेबर यहाँ अपनी वाइफ को भी मेंशन करता है एंड दिस क्रिएट्स अ कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि नेबर की वाइफ तो काफी पहले ही मारी जा चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आता है कहानी में एक बिना मतलब का ट्विस्ट जो कि नेबर के पास्ट को एक्सप्लेन करता है। तो दरअसल नेबर एक नंबर का पियक्कर था और एक बार जब वो नशे में था तो उसका दोस्त उसकी बीवी के साथ गलत करने की सोचता है। इस फिल्म में सब कोई सबके साथ गलत ही कर रहा है, पता नहीं क्यों। अब नेबर इस कदर शराब के नशे में धुत था कि वो सब कुछ समझ कर भी मूव तक नहीं कर पा रहा था, यानी चाहते हुए भी अपनी बीवी को नहीं बचा पा रहा था। लेकिन वो किसी तरह अपने शराब वाली ग्लास बोतल को हाफ में तोड़ के अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करने का ट्राई करता है, मतलब उस बोतल से अपने दोस्त को स्टैब करके। बट लाइक आई सेड, वो इतने नशे में था कि अपने चेयर से उठ भी नहीं पा रहा था। इसी बीच उसकी बीवी किसी तरह भागती है और वो अपने पति के हाथ पे ही गिरती है जिसमें ग्लास का टुकड़ा था। जी हाँ दोस्तों, गलती से नेबर अपने ही हाथों से अपनी बीवी को मार दिया था, जिसका गम उसे आज तक था। अब जो नेबर का दोस्त था वो तो फौरन देश छोड़ के भाग गया, लेकिन नेबर अपनी वाइफ को खो दिया था। तब से ही नेबर ऐसा चिड़चिड़ा हो गया और उसे आज तक लगता है कि उसकी वाइफ जिंदा है। तभी हम फिल्म में देख पाए कि उसकी वाइफ उसे शराब पीने से मना करती है और वो उसे सही काम करने को बोलती है, लेकिन रियलिटी में उसकी वाइफ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में नेबर अपनी वाइफ के कहने के कारण ही मोहिनी को पजेस्ड मोहन से बचाया। सो यस, ये एक साइड प्लॉट भी था जो कि एंड में रिवील होती है, जो कि पता नहीं क्यों दिया गया है, बट हाँ था तो मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद आता है मूवी का आखिरी सीन जहां हम राजू की फैमिली को देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजू की बीवी थी, देन उसका एक छोटा बेटा भी था जो कि अपनी माँ से पूछता है कि पापा स्वर्ग जाएंगे या नर्क। ये सुनते बच्चे के अंकल चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि राजू जैसा बेकार इंसान पक्का नर्क में सरेगा। इसके थोड़ी देर बाद एक आत्मा अंकल को कई चांटे लगाती है, डिपिक्टिंग कि शायद राजू की आत्मा अब भी किसी तरह हमारी दुनिया में ही रह गई है, या फिर ये काम किसी और आत्मा का होगा जिसके बारे में शायद हमें अवनु पार्ट 3 में देखने को मिले। वैसे यहाँ पे अवनु 2 फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अवनु 1 और 2 की कहानी और यहाँ कुछ थियरी जैसा तो कुछ है नहीं, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट सीन जहाँ 2 ही पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी कि या तो राजू की आत्मा समहाउ हमारी ही दुनिया में रह गई है, कैसे ये तो नहीं पता, या फिर ये किसी और की आत्मा होगी जो कि इविल ही है राजू की तरह, जिसके बारे में हमें पार्ट 3 में बताया जाएगा। अन्नम्मा नाम की लेडी को देखते हैं और वो अपने कार में प्रे कर रही होती है। तभी एक कुत्ता उनके कार के पास आके भौंकता है। इनफैक्ट वो अपना सर कार पे पटक पटक के अपने प्राण त्याग देता है। इसके बाद अन्नम्मा वहां पास के घर में जाने लगती हैं और तभी लोकनाथ नाम का इंसान अन्नम्मा से मिलने आता है। लोकनाथ कहता है कि मैं आपके साथ कुछ दिन रह के और आपके साथ ट्रैवल करके आप पे एक केस स्टडी करना चाहता हूँ। अन्नम्मा मान जाती है और लोकनाथ उनके साथ वहां के पास वाले घर में जाता है। अब दरअसल अन्नम्मा एक
एक डीमोनोलॉजिस्ट थी और वो ऐसे लोगों की मदद करती थी जो कि पजेस वगैरह हो जाते थे। फिलहाल अनम्मा जिसके घर पे आई थी उस इंसान की बेटी पजेस्ड हो गई थी। ये इंसान यूएस में रहता है और अपने पिता के देहांत हो जाने की वजह से वो अपनी बेटी के साथ इंडिया आया है, लेकिन इंडिया आने के बाद उसकी बेटी पजेस्ड हो गई थी। इनफैक्ट वो लोकल लैंग्वेज में बात कर रही थी जबकि उसे वो लैंग्वेज आती भी नहीं थी। अनम्मा तुरंत पता लगा लेती है कि ये आत्मा जो बच्ची के शरीर में है वो इस एनआरआई आदमी के पिता की है जो कि उससे नाराज है। क्यों? क्योंकि ये एनआरआई आदमी अपने हाथों से अपने पिता का क्रियाकर्म नहीं किया था, उसे यूएस से आने में लेट हो गया था। तो अब अनम्मा के कहने पे ये एनआरआई आदमी अपनी बेटी से माफी मांगता है जिसके अंदर उसके पिता की आत्मा थी। देन वो उन्हें उनकी फेवरेट चीज खिलाता है और ऐसे में आत्मा को शांति मिल जाती है, यानी कि इस एनआरआई बंदी की बेटी बच गई थी और सब कुछ ठीक हो गया था। खैर, तो इसके बाद अनम्मा कार से अपने घर वापस जाने लगती है और लोकनाथ उनसे इस केस के बारे में और इन जनरल भूत, प्रेत, आत्माएं और भगवान से जुड़ी कुछ क्लीशेड बातें करता है जो कि हम हमेशा हॉरर मूवी में सुनते हैं। यहाँ अनम्मा बताती है कि उनके पिता एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे जो तंत्र विद्या से लोगों की हमेशा मदद करते थे, स्पेशली औरतों की, क्योंकि औरतों के खून से इंसानियत का चरित्र सदियों से भीगता आ रहा है। एक बार जब वो तांत्रिक सेवा और वीकेंड से एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे तब उनकी एक बेटी मारी गई। मतलब अनम्मा की एक बहन भी हुआ करती थी जो कि इस प्रक्रिया के दौरान मारी गई थी। बेटी के मरने के दुख से अनम्मा की मां भी नहीं रही, लेकिन फिर भी अनम्मा के पिता तांत्रिक सेवा बंद नहीं किए। इन द एंड वो भी अपनी जान गंवा दिए और मरने से पहले वो अपनी सारी विद्या और एक नेकलेस अनम्मा को दे दिए थे। दिस इंडिकेटेड कि अनम्मा अपने पिता की वंशज होगी और तब से अनम्मा भी अपनी विद्या का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करती आ रही हैं। हम समझ पाते हैं कि अनम्मा हर एक धर्म में मानती हैं और उनके घर पे हम कई रिलीजन्स के सिंबल भी देख पाते हैं। ये सब सुनकर लोकनाथ अनम्मा से पूछता है कि आपके करियर का सबसे खतरनाक केस कौन सा रहा है। अनम्मा कहती हैं कि एक केस है जो कि बहुत डेंजरस था और वो सॉल्व भी प्रॉपरली नहीं हुआ। इसके बाद अनम्मा लोकनाथ को इस केस के बारे में बताने लगती है जो कि शुक्लापेट में ही 1990 में हुई थी। तो यहां से कहानी फ्लैशबैक में यानी 1990 में चली जाती है जहां हम एंथनी नामक इंसान से मिल पाते हैं और एंथनी एक नया घर लिया है फॉर हिज फैमिली। एंथनी को ये बढ़िया घर काफी सस्ते में मिल गया है, मतलब दाल में कुछ तो काला होगा ही। और एंथनी के परिवार में उसकी बीवी मेरी है और इसके अलावा उसकी 2 बेटियां हैं जिनके नाम है सोफी और तारा। एंथनी की माँ भी इस परिवार का हिस्सा है, ऑल्दो एंथनी के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हम समझ पाते हैं कि माँ जी को एंथनी और मेरी से एक पोता चाहिए क्योंकि इनकी ऑलरेडी 2 बेटियां थी और ऐसे में एंथनी की मां हमेशा इन्हें बेटा करने के लिए परेशान करती रहती थी। इनफैक्ट मेरी इस वक्त प्रेग्नेंट भी थी और माँ जी वाज होपिंग कि इस बार एक बेटा ही हो। यहाँ एक और बात यह कि इनकी छोटी बेटी तारा बोल या सुन नहीं सकती थी। अब इस घर के अंदर का एक कमरा लॉक्ड था, इनफैक्ट उसे लकड़ी वगैरह लगा के सील किया गया था, लेकिन एंथनी इस घर को खरीद लिया था तो वो इजिली इस कमरे को खुलवा देता है। इस कमरे के अंदर पुराने ओनर की कुछ फर्नीचर्स वगैरह थी, लाइक चेयर, हारमोनियम, ढोलक इत्यादि। ना शाम को तारा घर में घूमते हुए उस कमरे में चली जाती है जहां कुछ असाधारण गतिविधियां होती है, लाइक चेयर्स हिलना, अजीब आहटें होना वगैरह वगैरह। हद तो तब होती है जब रात को सोफी एक अजीब आवाज से उठ जाती है और उसे लगता है कि ये आवाज तारा निकाल रही थी, मतलब तारा कुछ बोल रही थी, जबकि हम सब जानते हैं कि तारा बोल या सुन नहीं सकती। सोफी से इग्नोर करके सो जाती है और अगले दिन मेरी पाती है कि तारा के हाथ पे चोट के निशान थे। अब इनके घर में एक दीवार थी जिसपे इन्होंने कई फोटोज टांग रखे थे, लाइक भगवान के फोटो, फैमिली की फोटो, और एकदम से वहां की सारी फोटोज गिर जाती है। माँ जी अपने लेट हस्बैंड के फोटो को उठाती हैं और उनका हाथ टूटे हुए शीशे से कट जाता है और खून से उनके पति का फोटो बर्बाद हो जाता है। यहाँ हम माँ जी की बातों से समझ पाते हैं कि माँ जी इस उम्मीद में थी कि जब मेरी और एंथनी का बेटा होगा तो बेटे के स्वरूप में उनके पति वापस आ जाएंगे। खैर, यहाँ सारे फोटोज टूट गए थे, लेकिन उसी दीवार पे काफी ऊपर हम एक अनजान फोटो भी लगा हुआ देख पाते हैं जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता। अब घर में असाधारण गतिविधियां बढ़ती ही जा रही थी, लाइक तारा को हम एक बार रॉकिंग चेयर पे अजीब तरह से झूलते देखते हैं। वहीं एंथनी को पता लगता है कि जिस राइस मिल में वो एज अकाउंटेंट काम कर रहा था वो मिल इनकम टैक्स की मार से कुछ महीनों के लिए बंद होने वाला है। मतलब एंथनी की जॉब अगले 2 महीने में चली जाती और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो वो इस नए घर में लगा दिया था। तो इसी चिंता में एंथनी उस दिन काफी देर तक काम करता है और जब देर रात एंथनी मिल से अपना काम निपटा के वापस घर
की तरफ निकलता है तो वो पाता है कि उसका स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा। ऐसे में एंथनी पैदल ही घर की ओर निकल जाता है और रास्ते में उसे एक इंसान मिल जाता है जिसके साथ बात करते हुए एंथनी अपने घर तक पहुंचता है। अब जैसे ही एंथनी का घर विजिबल होता है वो इंसान एकदम से गायब हो जाता है। नाउ एंथनी अपने घर के कुएं के पास हाथ मुंह धोने लगता है जब एकदम अचानक से वही इंसान एंथनी को फिर से दिखता है, लेकिन अगले ही क्षण वो यहाँ पे नहीं था। इस घटना से एंथनी काफी डर जाता है और वो घर में मेरी को ये सब बताता है। ऑल्दो मेरी का कहना था कि ये सब एंथनी का वहम होगा। अब उस रात अगेन सोफी को तारा बोलती हुई दिखती है और इस बार तो तारा यहाँ अजीब एक्सप्रेशंस के साथ रूम में खड़ी भी थी। इस बार सोफी चिल्लाती है और इससे पहले पेरेंट्स सोफी के चिल्लाने की आवाज सुन के आते तारा तुरंत बेड पे चली जाती है। पेरेंट्स के आने के बाद तारा ऐसे एक्ट करती है मानो वो तो सो रही थी और ऐसे में लोग सोफी को ही उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, ना ही सोफी की बात कोई मानता है। यहाँ हम तारा को इविल वे में मुस्कुराते हुए भी पाते हैं। खैर अगले दिन तारा और सोफी खेल रही होती है जब इनके साथ घर के कारपेंटर की छोटी बहन भी खेलने आती है। ये तीनों 25 का खेल खेलने लगते हैं और इस खेल के बारे में तारा और सोफी अपनी माँ और कारपेंटर दोनों को बताती हैं। अब उस रात हम एंथनी और मेरी को थोड़ा परेशान देखते हैं और माँ जी के पूछने पे एंथनी कहता है कि उसकी नौकरी जल्द ही जाने वाली है और ऐसे में ये लोग तीसरा बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग अबॉर्शन के बारे में सोच रहे हैं। ये सुन के माँ जी एकदम आग बबूला हो जाती हैं और वो एंथनी को थप्पड़ भी मारती हैं। माँ जी का मानना था कि उनके पति लड़के के रूप में जन्म लेंगे और वो अपने पेंशन से भी बच्चे का ख्याल रख लेगी, लेकिन बच्चा गिराया नहीं जा सकता। अब देर रात को एंथनी की कुछ आवाजों से नींद खुलती है और वो पाता है कि उसकी बेटी तारा कुएं के पास बैठ के कुएं से पानी निकाल रही थी। एंथनी फौरन वहां जाता है लेकिन एकदम से तारा गायब हो जाती है। यहाँ एंथनी अपनी घर की छत पे 4 भूतिया बच्चियों को और एक भूतिया औरत को देखता है, जिसके बाद कोई तो एंथनी को कुएं में धक्का दे देता है। अब अगली सुबह सभी लोग घर में एंथनी को ढूंढ रहे थे लेकिन वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। मेरी फाइनली एंथनी को कुएं में गिरा हुआ पाती है और एंथनी मरा नहीं था, बस किसी तरह पानी के ऊपर सरवाइव कर रहा था। इस पॉइंट तक एंथनी को भी यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो अजीब है और वो ये बात मेरी को भी बताता है। अब उस रात वो कारपेंटर की बहन थी ना, वो फिर से खेलने आती है और वो तारा के साथ खेलती है, जहां वो तारा को अपने साथ घर से कहीं दूर लेके चली जाती है। अब जब मेरी को पता चलता है कि तारा देर रात कहीं तो चली गई है तो वो चारों तरफ तारा को ढूंढने लगती है। मेरी कारपेंटर के पास भी जाती है आस्किंग कि आपकी बहन कहाँ है, और यहाँ कारपेंटर रिवील करता है कि मेरी तो कोई बहन है ही नहीं, पता नहीं क्यों आप लोग बार बार मेरी किसी बहन का जिक्र करते हो। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे क्लियर था कि जो बच्ची खुद को कारपेंटर की बहन बता रही थी वो एक्चुअली में किसी बच्ची की आत्मा थी। वहीं हम तारा को घर से दूर सड़क पे खोया हुआ पाते हैं और तभी वहां यंग अनम्मा अपनी कार से आती हैं। वो तारा को अपनी कार में बिठाकर घर पहुंचा देती हैं और तारा के मिल जाने से मेरी चैन की सांस लेती है। अब मेरी के घर से जाते वक्त अनम्मा फील कर लेती हैं कि इनके घर में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब इस पॉइंट पे घर में असाधारण गतिविधियां बढ़ती ही जा रही थी, लाइक माँ जी को औरत की आवाज सुनाई देना, एंथनी का उस फर्नीचर वाले कमरे में अपने आप लॉक हो जाना वगैरह वगैरह। आलम यह था कि एंथनी अब इस घर को बेचना चाहता था और वो ब्रोकर से एक बायर भी जुगाड़ करने को कहता है। ब्रोकर कहता है कि एक न्यू बायर को खोजने में वक्त लगेगा, तब तक आप अनम्मा को कॉल करके उनसे मदद मांगना, क्योंकि वो इस तरह की केसेस में काफी हेल्प कर देती हैं। अब एंथनी इतना डरा हुआ था कि वो आज ही रात घर खाली करने की सोचता है। इनफैक्ट वो सामान भी बांध लेता है, लेकिन एकदम से प्रेग्नेंट मेरी को पेट में दर्द उठ जाती है। एंथनी तुरंत मेरी को लेकर अस्पताल जाता है। वहीं माँ जी घर पे बच्चों का ख्याल रख रही थी। डॉक्टर का कहना था कि मेरी के कुछ टेस्ट वगैरह करने होंगे, जिसके लिए एंथनी को कम से कम रात भर तो अस्पताल में रुकना ही होगा। अब यहाँ अस्पताल के फोन से एंथनी की बात अनम्मा जी से होती है और अनम्मा कहती हैं कि मैं 2 दिन बाद वहां आऊंगी, तब तक तुम लोग वो घर खाली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो घर तुम्हें जाने ही नहीं देगा। इसके बाद एक काफी शॉकिंग चीज होती है, एंड दैट वाज कि माँ जी जो कि बच्चों का ख्याल रख रही थी वो अगली सुबह घर पे मृत पाई जाती हैं। अब यहाँ से सीन 1-2 दिन बाद किया जाती है, जहाँ माँ जी का फ्यूनरल वगैरह हो रहा था और अनम्मा भी इस घर में आ गई थी। अनम्मा को इस घर में माँ जी की आत्मा दिखती है। इनफैक्ट इस घर के पुराने लेडी ओनर की भी आत्मा दिखाई देती है। अनम्मा समझ जाती है कि पास्ट में इस घर के अंदर कुछ तो बहुत बुरा हुआ था, तभी यहाँ ऐसी अनहोनी हो रही है। अनम्मा को वहाँ फोटो वाली दीवार के ऊपर वो एक अजीब फोटो भी दिखाई दे देती है, जो कि घर के पुराने रेसिडेंट्स की थी। घर के बाहर एक विशालकाय वृक्ष था और वहां से भी अनम्मा को थोड़ी अजीब वाइब्स आती हैं। अनम्मा बताती है कि हमारे आसपास की हर एक चीज एक स्टोरेज की तरह होती है, जो सालों से मेमोरीज कैप्चर करती है, स्टोर करती है, और अनम्मा इनको एक्सेस करके पास्ट का पता लगा पाती है। अनम्मा को यहाँ पास्ट की कुछ विजन्स भी आती है, लेकिन सब कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोई शक्ति उन्हें पास्ट में झांकने से रोक
रोक रही थी। अनम्मा ये सब बात एंथनी उसके परिवार को बताती है, साथ ही वो कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तभी अचानक एक वायर अपने आप हलचल करती है और इस वायर से अनम्मा को अपने आप चोक किया जाने लगता है। एंथनी और फैमिली भी उनकी मदद नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें भी कोई अनजान शक्ति रोक रही थी। यहाँ अनम्मा एक क्रॉस की मदद से वायर से छुटकारा पाती है एंड देन वो कहती हैं कि अमावस्या से पहले वो वापस यहाँ आएंगी, घर को आत्माओं से मुक्त कर देंगी। अभी वो अगर घर में रही तो ये आत्माएं शायद फैमिली मेंबर्स को नुकसान पहुंचाए, और जब तक अनम्मा नहीं आ जाती तब तक एंथनी और उसके परिवार को यहीं रहना होगा, क्योंकि यहाँ से निकलने की सोचते ही ये घर उनके साथ कुछ तो बुरा कर देगा। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि फिल्म की कहानी कई बार पास्ट और प्रेजेंट में स्विच होती है। लाइक लोकनाथ अनम्मा से कुछ स्पिरिचुअल और साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछता है और अनम्मा अकॉर्डिंगली जवाब देती है, लेकिन वो सब मोस्टली फिलोसॉफिकल है जिसका मूवी से उतना कुछ लेना देना है भी नहीं, इसलिए मैं सीधे वापस पास्ट वाली कहानी को कंटिन्यू करता हूं। तो आगे हमें एक मोन्टाज के थ्रू दिखाया जाता है कि कैसे एंथनी का परिवार बहुत मुश्किल से इस घर में रह रहे थे। तारा का बर्ताव अजीब होता जा रहा था और ये लोग तो वापस से उस कमरे को सील करवा दिए थे। यहाँ हमें एक सीन के थ्रू ये भी दिखाया जाता है कि माँ जी को एक औरत की आत्मा सीढ़ियों से धक्का देके मार दी थी। यह आत्मा माँ जी पे शायद इसलिए गुस्सा थी क्योंकि माँ जी को लड़का चाहिए था। अब वो किस औरत की आत्मा थी वो तो कहानी में आपको आगे ही पता चलेगा। खैर वो दिन आ जाता है जब अनम्मा अपने आदमियों के साथ वापस आती है। अनम्मा के साथ यहाँ 3 और लड़के थे जिनका नाम था आर्या, सोहेल और जीके, जो कि उनकी तांत्रिक विधि और वीकेंड से एग्जॉर्सिज्म में मदद करने वाले थे। अनम्मा प्रॉमिस करती है कि इस सब के बाद एंथनी और उसकी फैमिली इसी घर में हमेशा के लिए अच्छे से रह पाएंगे। तो सबसे पहले अनम्मा की टीम को वहां के विशालकाय वृक्ष में एक बच्ची की कंकाल मिलती है। देन तारा एकदम से पजेस्ड होकर उस पेड़ के चक्कर काटने लगती है और अनम्मा कहती है कि तारा को ऐसे करने दिया जाए। जब तारा घंटों तक चक्कर काट के थक के गिर जाती है तो उसे घर के अंदर लाया जाता है क्योंकि क्लियरली तारा पजेस्ड थी और उस पे ही एग्जॉर्सिज्म होना था। तो यहाँ हर धर्म के हिसाब से एक रिचुअल शुरू किया जाता है और फिर वही टिपिकल चीजें होती है जो हर एग्जॉर्सिज्म के दौरान होती है। लाइक तारा पहले अपने माँ बाप की सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करती है, देन वो अजीब आवाज में धमकी देती है, देन लेविटेट करती है वगैरह वगैरह। एक पॉइंट पे तारा उसी कमरे में खींची चली जाती है जो कि लॉक्ड था, वो अब खुल गया है और अनम्मा आर्या के साथ तारा को ढूंढने जाती हैं। वहां इन्हें एक सीक्रेट ट्रैप डोर मिलता है जिसके अंदर एक बेसमेंट रूम जैसा स्पेस था। यहाँ अनम्मा को एक लेडी और 3 बच्चियों की कंकाल दिखती हैं और आर्या को इनकी घोस्ट्स भी दिखती हैं। यहाँ कई ऑब्जेक्ट्स भी रखे थे जो कि शायद पुराने ओनर्स के थे और इनको छू के अनम्मा को पूरा पास्ट पता चल जाता है। इनफैक्ट अनम्मा को यहाँ पे तारा भी मिल जाती है। तो यहाँ से हमें इस घर का पास्ट बताया जाता है जो कि 1930 के दौरान हुआ था। तो उस टाइम पे भी इस घर में एक फैमिली रहती थी जिसमें एक पति था, पत्नी थी, उनकी 4 बेटियां थी। अब पति जिसका नाम नायुडम्मा था वो थोड़ा सनकी था और उसकी माँ भी हमेशा उसको उकसाती थी कि तुम्हें तो बस 4 बेटियां हैं, बेटा है ही नहीं। इनफैक्ट नायुडम्मा अपनी माँ के साथ मिलके अपनी बीवी और बच्चियों पे काफी अत्याचार करता था। तो जब नायुडम्मा की बीवी फिर से प्रेग्नेंट हुई, नायुडम्मा एक मिडवाइफ को बुलवा के ये पता लगवाया कि होने वाला बच्चा लड़की है या लड़का। मिडवाइफ यहाँ अपना कुछ रिचुअल वगैरह करती है एंड देन कहती है कि आपको वापस से लड़की होने वाली है। और ऐसे में नायुडम्मा चाकू से अपनी बीवी के पेट में स्टैब करता है, देन अपने बच्चे को मृत अवस्था में पेट से निकाल लेता है। मतलब बीवी तो मर ही गई, जो जन्म लेने वाला बच्चा था वो भी मर गया। एंड देन नायुडम्मा यही नहीं रुकता, वो अपनी बेटियों को भी एक एक करके मार देता है। यहाँ एक बेटी भाग के विशालकाय वृक्ष में छिप गई थी जिसकी कंकाल अनम्मा के लोगों को मिली थी। उस अनबॉर्न फीटस को भी वही पास में मिडवाइफ दफना देती है। तो बेसिकली इस घर में ना सिर्फ नायुडम्मा की बीवी बच्चे की आत्मा थी बल्कि नायुडम्मा की आत्मा और उसके माँ की भी आत्मा थी। कैसे? क्योंकि समय के साथ तो नायुडम्मा और उसकी माँ भी तो मारे ही गए होंगे ना। तो देखा जाए इस घर में जो आत्माएं थी सबका अपना मोटिव था। लाइक नायुडम्मा की बीवी एंथनी के माँ को इसलिए मार दी क्योंकि वो हर बात पे लड़का चाहिए का रट लगाए रहती थी। और अगर आपको याद हो तो एंथनी को एक बार एक अनजान आदमी रास्ते में मिल गया था, वेल वो नायुडम्मा की ही आत्मा थी। तो ये सब जानने के बाद अनम्मा का प्लान काफी सिंपल था। वो इस बेसमेंट वाले रूम से सभी लोगों का सामान वगैरह लाती है और रिचुअल्स वगैरह करके सभी चीजों को जला देने का प्लान करती है जिससे सारी आत्माओं को एक साथ शांति मिल जाए। अनम्मा ये भी रिवील करती है कि इस घर में सब पे हमला हुआ है एक्सेप्ट मेरी, क्योंकि मेरी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो 60 साल पहले मरे हुए जीव पिंड की रक्षा में है। जीव पिंड बोले तो अनबॉर्न फीटस, और तभी तो इस फिल्म का नाम पिंडम है। खैर द पॉइंट वाज कि जो पिंड बिना पैदा हुए ही मर गया था वो पिंड पंचभूतम की मदद से यानी 5 एलिमेंट्स की मदद से अब एक महाशक्ति बन गया है। वही होने वाले बच्चे की रक्षा कर रहा है और अब उसकी शक्ति एक सुनामी या भूकंप जितनी ताकतवर है। जैसे ही मेरी का बच्चा होगा वो शक्ति मेरी के बच्चे को अपने वश में कर लेगी। तो इस सब को रोकने के लिए पूजा शुरू की जाती है जहां आटे का डो बनाया जाता है और इस डो को पिंड समझकर मेरी को उसके सर पे 280 बार एक खास मंत्र उच्चारण करते हुए दूध की बूंदें डालनी
होंगी। तो ये पूजा शुरू होती है, वही पैरेलल में ओल्ड ओनर्स के सामान का अंतिम संस्कार किया जाने लगता है। अनम्मा क्लियरली वार्न करती है कि अंतिम संस्कार करते वक्त कुछ आवाजें तुम्हें मुड़ने को कहेंगी, लेकिन तुम्हें मुड़ना नहीं है। एंथनी एकदम प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके अंतिम संस्कार करता है। इनफैक्ट यहाँ नायुडम्मा की आत्मा एंथनी को बार बार उसकी आंखों में देखने कहती है, लेकिन एंथनी नहीं मुड़ता। वहीं जब सोहेल आता है अंतिम संस्कार करने, तो नायुडम्मा के छलावे में वो फंस जाता है और वो मुड़ जाता है, और इसके परिणाम अनुसार वो पजेस्ड हो जाता है। तो पजेस्ड सोहेल अंदर आके सब पे हमला करने लग जाता है और लोग मिलकर किसी तरह सोहेल को रोकते हैं ताकि पूजा भंग ना हो। अनम्मा सोहेल को अपना नेकलेस पहनाती है, जिससे सोहेल के अंदर की जो आत्मा थी उसका असली रूप हम देख पाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये नायुडम्मा था। मीनवाइल मेरी पूजा किए जा रही थी और फाइनली वो अपनी पूजा संपन्न कर लेती है। पूजा के संपन्न होते ही ना सिर्फ तारा ठीक हो जाती है, बल्कि वहां सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। इनफैक्ट सोहेल भी ठीक हो गया था। देखा जाए तो इन रिचुअल से सभी आत्माओं को शांति प्रदान कर दी गई थी और अब ये घर रहने के लिए एकदम सेफ था। अनम्मा फाइनली इस फैमिली को अलविदा कह के चली जाती हैं और यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तो अब तक लोकनाथ को अनम्मा से जुड़ी काफी इंफॉर्मेशन मिल गई थी और उसकी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी थी। लोकनाथ अनम्मा से कहता है कि आप बहुत महान हैं। तभी अनम्मा को एक कॉल आता है और उन्हें एक केस के लिए शुक्लापेट में ही अबैंडन्ड घर में बुलाया जाता है। लोकनाथ कहता है कि वो भी चलेगा और अनम्मा कहती है कि दिस इज द लास्ट टाइम कि तुम मेरे साथ आओगे, इसके बाद नहीं। तो अनम्मा और लोकनाथ उस खंडर जैसे घर तक पहुंचते हैं जहां उन्हें वही कुत्ता सरता हुआ दिखाई देता है जिसे हमने फिल्म के पहले सीन में देखा था। नाउ दिस वाज सरप्राइजिंग क्योंकि उस वक्त अनम्मा क्लियरली अपने आदमी से इस कुत्ते को दफना देने के लिए कही थी। तो ये कुत्ता बाहर कैसे है और सर रहा है। अब इस खंडर वाले घर में कोई नहीं था और अनम्मा वाज वंडरिंग कि उन्हें कॉल किया कौन है। लोकनाथ और अनम्मा यहाँ वहां छानबीन करने लगते हैं और फिर एकदम से एक सीन आता है जहां अनम्मा खिड़की के पास खड़ी होती हैं और उनके बगल में लोकनाथ आता है। फिर लोकनाथ एकदम से नायुडम्मा में तब्दील हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमें यह भी इंडिकेट किया जाता है कि अनम्मा यहाँ अपनी पर्स वगैरह कार में रख के आ गई हैं जिसमें उनका क्रॉस है। ऑल्दो अनम्मा की लॉकेट उनके साथ है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म पिंडम की कहानी, जो कि काफी टिपिकल और सिंपल है। ट्विस्ट यहाँ बस ये था कि अंत में हम देख पाए कि अब भी नायुडम्मा की आत्मा हमारी दुनिया में ही है और वो अनम्मा से बदला लेना चाहती है। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये लोकनाथ था कौन? वेल, इस बात को क्लियर तो नहीं किया गया है, लेकिन इसको लेके कई थियरीज हैं। एक तो सिंपल थियरी है कि नायुडम्मा ही लोकनाथ बन के आया था अनम्मा को फंसाने के लिए और अपना बदला लेने के लिए, जिसमें लग रहा है कि वो कामयाब भी हो गया। पता नहीं, कह नहीं सकते कामयाब होगा कि नहीं, लेकिन अभी तक तो उसका पलड़ा भारी दिख रहा है। या फिर यह भी हो सकता है कि नायुडम्मा किसी ओरिजिनल लोकनाथ नामक इंसान को पजेस किया हो, या फिर लोकनाथ एक्चुअली में एंथनी का बेटा है जो कि 1990 में करे गए रिचुअल्स के बाद पैदा हुआ होगा। ट्रेलर की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि क्वेश्चन कर रहा होता है कि उसके पिताजी जंगल के एक एग्जैक्ट स्पॉट पे ही क्यों गायब हुए थे। देन वहीं पे हम एक दैवा को या परफॉर्मर को भी देखते हैं जो कि सर्कल करते हुए गायब होते हैं। इसके बाद एक पिता अपने बेटे को अपनी जगह की दंत कथा सुना रहे होते हैं, मतलब जो उनकी नेटिव प्लेस है। आई बिलीव कि यही दंत कथा हमें कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 के फिल्म के माध्यम से दिखाई जाएगी। अब ये दंत कथा क्या है उस पर हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे ही। फॉर नाउ ट्रेलर की बात की जाए तो यहाँ कुछ कट सीन्स में हम पुराने टाइम के जंगल में रहने वाले लोगों को देखते हैं। इन्हें वीडियो में मैं गांव के लोग, स्थानीय लोग, पूर्वज या फिर कांतारा वाले लोग बोलूंगा। ये स्थानीय लोगों के पूर्वजों की कहानी है और यहाँ हम एक राजा को भी देखते हैं। इन सीन से क्लियर है कि यहाँ राजा और जंगल में रहने वाले पूर्वजों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई छिड़ने वाली है। आगे हम एक नए राजकुमार को देखते हैं जो कि मोस्टली यहाँ मेन विलन होने वाला है और उसकी शायद राज्याभिषेक हो रही है। अब ये राजकुमार अधर्मी है और वो स्थानीय लोगों पे कहर बरसाने लगा होगा। वॉइस ओवर में भी क्लियरली बोला जाता है कि जब भी धरती पे अधर्म बढ़ता है तब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए अपने दूत को भेजते हैं। नाउ कन्नड़ा में दूत शब्द नहीं बल्कि गणा शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसकी अपनी एक सिंबलिज्म है। देखो, भगवान शिव जी के साथ जो हमेशा रहते हैं उन्हें गण या गणा कहा जाता है। ये गणा बेसिकली शिव जी के दोस्त, सेवक और सैनिक जैसे होते हैं जो उनके आसपास रहकर उनकी सेवा करते हैं। इनमें भूत, प्रेत, यक्ष, पिशाच और भी कई अलग प्रकार के प्राणी शामिल होते हैं। नंदी जी जो कि शिव जी के वाहन हैं, वो गणाओं में मुख्य हैं और उनका नेतृत्व करते हैं। ये गणा शिव जी की सेना की तरह होते हैं और शिव जी के साथ कैलाश परिवार का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माने जाते हैं। सो यस, भले हिंदी डब में जेनेरिक वर्ड दूत इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कन्नड़ा वर्जन ऑफ ट्रेलर को देख के चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है। इसके बाद पूर्वजों में एक लेडी ओ उल्लाया कहती हैं, जहां वो क्लियरली परेशान दिख रही हैं। हिंदी वर्जन में वो सिर्फ मेरे स्वामी बोली हैं, लेकिन डीपर मीनिंग समझने के लिए हमें कन्नड़ा वर्जन ही सुनना पड़ेगा जहां वो ओ उल्लाया कहती हैं। दरअसल तुलुनाडु यानी कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटक
कर्नाटका की दैव आराधना परंपरा में उल्लाया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण दैवा माने जाते हैं। उल्लाया दैवा को लोगों ने हमेशा शिव जी का एक रूप या अवतार से जोड़ा है और कुछ स्थानों पर उन्हें धर्मरासु उल्लाया भी कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही गना वाली बात बता दी थी, क्योंकि यहाँ शिव जी के अवतार और उनके गना को कई बार मेंशन किया गया है। एनीवेज, मंगलूर के आसपास के गांव जैसे केंदवू, चिलैरू या खांडीगे में उल्लाया देवा की आराधना बड़े भाव से की जाती है। दैवाराधना या फिर नेमा, भूताकोला जैसे रस्मों में उल्लाया देवा को इन्वोक किया जाता है, जहाँ दैवाराधका जो उनकी सेवा करते हैं वो एक ट्रांस स्टेट में आकर उल्लाया की शक्ति को प्राप्त करते हैं। लोग अपने दुख, सुख, परेशानी और मन्नत लेकर उनके पास आते हैं और उल्लाया उन्हें समाधान देते हैं। तुलुनाडु में उल्लाया सिर्फ एक स्पिरिट डीटी नहीं बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। उनकी पूजा से कम्युनिटी एकजुट होती है और इन रस्मों के जरिए लोगों को न्याय और सहारा मिलता है। वैसे उल्लाया एक जेनेरिक टर्म भी हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं ना हे भगवान, तो ऐसे ही दैवा को रिप्रेजेंट करने के लिए उल्लाया जेनेरिक टर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हाँ, यहाँ स्पेसिफिक दैवा नहीं बल्कि इन जनरल दैवा को बोला जा रहा होगा ओ उल्लाया। एंड इन दैट केस जो हमारी हिंदी ट्रांसलेशन है ओ स्वामी, वो एकदम सटीक बैठ जाएगी। तो मैंने यहाँ आपको दोनों चीज बता दी है। अगर यहाँ स्पेसिफिक उल्लाया दैवा की बात हो रही है तो वो भी एक्सप्लेन कर दिया है, या फिर अगर इन जनरल दैवा की बात हो रही है तो वो चीज भी मैंने क्लियर कर दिया है। तो क्लियरली यहाँ जो लेडी परेशान दिख रही है, उनके और उनकी कम्युनिटी के साथ अन्याय हुआ है और इसीलिए वो दैवा को याद कर रही हैं। एंड ऑफ कोर्स ये अन्याय और कोई नहीं बल्कि राजकुमार ही करवा रहा होगा। नाउ यहाँ जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसमें कई चेंजेस हो सकती हैं, क्योंकि कई स्थानीय जगहों पे कहानी थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। तो हाँ, अगर आपकी जगह की कहानी से थोड़ी अलग हो तो आप ये मत बोलना कि ये गलत है। मैं आपको एक जेनेरिक कहानी बता रहा हूँ जो कि आपकी कहानी से थोड़ी अलग हो सकती है। एनीवेज, इसके बाद एक कट सीन में पूर्वजों को एक पत्थर मिलता है जिसपे त्रिशूल बना है और वो लोग इसे पूजेंगे। यहाँ जो त्रिशूल का सिंबल है वो कहीं ना कहीं शिव जी या उनके गणा को ही सिंबलाइज करता है। खैर, ट्रेलर में आगे बताया जाता है कि गणा लोग इस पुण्य जमीन पे आके बस गए, लेकिन अगर हम इंग्लिश सबटाइटल्स देखते हैं तो वहां बताया गया है कि गणा लोग उस पुण्य जमीन पे बसे जिसे बड़मे स्थापित किए थे। अब आप बड़मे को याद रखिएगा क्योंकि इसी से बहुत बड़ी थियरी निकलने वाली है। वैसे विजुअल्स में हम एक आग का गोला देखते हैं जो कि जमीन से आकर टकराती है। दिस माइट इंडिकेट कि कैसे गणा लोग लॉन्ग बैक पृथ्वी पे आए होंगे, या फिर ये एक जेनेरिक फाइट वाली सीन होगी जिसे बहुत इंटेलिजेंटली कट करके ट्रेलर में डाला गया है, जिससे हमें ऐसा फील हो कि ये देवलोक के आने की एक सीन है। फिर हम एक बच्चे को पत्तों पे लेटा हुआ देखते हैं जिसके आसपास एक टाइगर घूम रहा है। टाइगर अगेन यहाँ एक सिंबॉलिक एनिमल की तरह यूज किया जाएगा, जैसे कांतारा 1 मूवी में हमने बोर्ड को देखा था। एंड ऑफ कोर्स टाइगर किसी न किसी दैवा को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब अगले सीन में शायद इसी बच्चे को एक लेडी उठाई है और वो फिर से बड़मे कहती है। मोस्ट प्रोबेबली पूर्वज लोग इस बच्चे को बचाए होंगे और उसे बड़मे नाम दिए होंगे, और अगर मुझे गेस करना हो तो यही बच्चा आगे चल के मुख्य किरदार निभाएगा, व्हिच इज प्लेड बाय नन अदर देन ऋषभ शेट्टी। इसके बाद हम ऋषभ शेट्टी के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस देख पाते हैं व्हिच लुक्स रियली गुड। यानी कि दोस्तों इस बार फिल्म की स्केल पहले से बहुत बड़ी रहने वाली है। नाउ एट दिस पॉइंट मैं आपको बड़मे दैवा के बारे में सब बता देता हूं ताकि आप आगे की चीजों को ढंग से फॉलो कर पाएं, और यही मोस्टली दंत कथा रहने वाली है। ऑल्सो दिस माइट बी ए पोटेंशियल स्पॉइलर। तो बड़मेर दैवा तुलुनाडु के परंपराओं में सबसे पुराने दैवा माने जाते हैं। वर्ड बड़मे का मतलब होता है पुराना या प्राचीन, और अर सफिक्स तुलु में रिस्पेक्ट दिखाता है। मतलब सीधी सी बात, बड़मेर दैवा को हमेशा एक बड़े और आदरणीय दैवा के रूप में देखा गया है। पद्दाना में एक कहानी मिलती है जिसमें लिखा है कि जब सूरज और पृथ्वी का जन्म हुआ तभी बड़मेर दैवा 7 समुद्रों के बीच पैदा हुए और उन्होंने तुलुनाडु की रचना की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बड़मेर दैवा का असल बर्थ इतना क्लियर नहीं है। मतलब उसकी कई कहानियां हैं जो कि बहुत क्लियर नहीं है। लोग कहते हैं कि वो अल्टीमेट दैवा है, यानी सभी दैवास के हेड हैं और 7 समुद्रों के पार रहते हैं, जो पुराने टाइम के कॉन्टेक्स्ट में सोचना भी मुश्किल था। तभी ट्रेलर में कहा गया है कि गणा लोग उस जगह पे आके बसे जिसे बड़मेर दैवा ही स्थापित किए थे। एटलीस्ट द इंग्लिश ट्रांसलेशन सेज दैट। नाउ बड़मेर दैवा की पूजा पहले जंगल के पेड़ों के नीचे पत्थरों पे होती थी, मतलब बिना किसी स्ट्रक्चर्ड टेंपल के। ये भी हो सकता है कि फार्मिंग आने से पहले जब लोग हंटिंग गैदरिंग फेज में ही थे तभी से बड़मेर दैवा की आराधना होती आ रही है। और ऐसे भी इन जनरल तुलुनाडु में जो दैवा की पूजा होती है उनको ऐसे ही रक्षक माना जाता है, उनके लैंड्स का, उनके नेचर का एंड ऑल दैट। अब एक कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़मेर दैवा और हमारे जो ब्रह्मा जी हैं भगवान वो एक ही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़मेर का एक दूसरा अर्थ ब्रह्मा जी भी होता है, लेकिन असल में तुलुनाडु के बड़मेर दैवा अलग हैं। और क्योंकि ये कहानी वहीं की है तो आई थिंक यहाँ ब्रह्मा जी को रेफर नहीं किया जा रहा। चंद्रमुखा ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाम से निकले कमल पे बैठे होते हैं, लेकिन तुलु बड़मेर दैवा एक वॉरियर फॉर्म में दिखाए गए हैं, मतलब जो घोड़े पे बैठे होते हैं हाथ में तलवार लिए, और कहीं ना कहीं
यही ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर हमें दिख रही है फिल्म में उससे मेल खाती है। मतलब हाँ, फिल्म में इसका चित्रण भी जरूर होगा और ट्रेलर में ये बात एविडेंट थी। अब रिसर्च में एक टर्म मिलता है पेरियार एल्मा, मतलब सबसे बड़ा राजा। शायद ये भी बर्मेर देवा के लिए ही यूज होता था। अब एक पुरानी कहानी बोथाला पांड्या की मिलती है जिसमें कुंदो दारा नाम के एक देवा को पहली बार ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए माना गया। आगे चल के लोग शायद कुंदो दारा को ही बर्मेर देवा के रूप में वर्शिप करने लगे। सिरिपत दाना की एक कहानी कहती है कि जब बर्म अलवा अपने वंशज के बिना परेशान थे तब बर्मेर देवा एक ब्राह्मण का रूप लेकर उसके सामने आए और उससे बोले कि उनकी और उनके वंशज देवास की पूजा करो, आराधना करो, जैसे कि लेक्कीसिरी, नंदीकोने, नागे, क्योंकि उनके श्राइन्स बिगड़ चुके थे। बर्मेरना गुंडा यानी बर्मेर देवा का जो श्राइन है वो आज भी तुलुनाडु में कई जगहों पे है, जैसे नागाबना, अलादे, गरोडी, मुगेरा सना और जैन बसदी तक। फोक लिटरेचर में भी हीरोज जैसे कोटी चिन्नया को बर्मेर देवा की पूजा करते दिखाया गया है। धीरे धीरे बर्मेर देवा का कॉन्सेप्ट वैनिश होने लगा और बर्मेर ब्रह्मा जी में ट्रांसफॉर्म हो गए। आगे चलकर लोग नागा ब्रह्मा को वर्शिप करने लगे। सो यस, ये बर्मेर देवा की पूरी दंत कथा थी जो कि कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी से मिलती होगी। फॉर नाउ अगर हम वापस ट्रेलर पे आए तो कई चीजें क्लियर होती है, जैसे जो नया राजकुमार है वो पूर्वजों को अपनी सेना से परेशान कर रहा है। वहीं ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर क्लियरली राजकुमार की फोर्सेस को अपोज कर रहा है। ही इज द लीडर जो कि स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। हम भी देखते हैं कि राजकुमार यहाँ के जंगल का मजाक भी उड़ाता है, सेइंग कि इस जंगल में कुछ भी काम का नहीं है। यहाँ ब्रह्म राक्षस की भी बात होती है और कर्नाटका के कोस्टल रीजन में इसकी भी एक अनोखी कहानी है। दरअसल वहां माना जाता है कि अगर एक ब्राह्मण शादी से पहले यंग एज में खत्म हो गया तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। अब खत्म होने का कारण कुछ भी हो सकता है, लाइक किसी तरह का शाप, कुछ गलत कर्म या फिर इन जनरल भाग्य के कारण। नॉर्मल भूत या प्रेत से अलग ब्रह्म राक्षस के पास वैदिक ज्ञान और मंत्र शक्ति होती है क्योंकि वो जीवन में ब्राह्मण था, इसलिए उसका रूप और भी ज्यादा भयानक और शक्तिशाली बन जाता है। लोग मानते हैं कि ब्रह्म राक्षस पहले इंसान को वश में करके परेशान करता है और अगर उसे शांति नहीं मिलती तो वो पूरे खानदान को शापित कर देता है। तुलुनाडु की परंपराओं में ऐसे ब्रह्म राक्षस को शांत करने के लिए कोला या फिर निमोत्सवा जैसे दैवा आराधना होती है, जहां भूता दैवा जैसे बाड़मेर दैवा, पंजुर्ली दैवा, गुलिगा दैवा को बुलाकर उस आत्मा को न्याय और शांति दी जाती है। अब हो सकता है कि यहाँ ब्रह्म राक्षस की जो पूरी लोड है उसे अच्छे से बताई जाए या फिर इसे एक गड्ढे से टाई किया जाए, जो गड्ढा हम बार बार इस ट्रेलर में देख रहे हैं। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और ट्रेलर के अगले भाग में हम देख पाते हैं कि कैसे ये राजकुमार गांव वालों को पीट रहा है, उनके अनाज को हथिया रहा है जो कि गांव वाले जंगल में उगा के नगर या पोर्ट्स पे बेचने जाते थे। पोर्ट्स को यहाँ बंदरगाह कहा गया है। इसी बात पे राजकुमार और पूर्वजों में लड़ाई हुई और क्योंकि राजकुमार के पास ज्यादा शक्तिशाली आर्मी थी तो वो पूर्वजों पे कहर बरसा रहा था। मेन पॉइंट यही दिख रहा है कि कांतारा वाले लोग जो हैं वो बंगरा में व्यवसाय नहीं कर सकते। यहाँ हम कट सीन्स में पुराने कस्टम्स भी देखते हैं जो कि काफी खूबसूरती से शूट करे गए हैं। नाउ ट्रेलर में हम राजकुमारी को भी देखते हैं। अब ये राजकुमारी दिखाए गए राजकुमार की बहन होगी, यानी कि ओरिजिनल राजा की बेटी, या फिर उसकी शादी होने वाली होगी इस राजकुमार से। इनका रिलेशन क्लियर नहीं है ट्रेलर के अंदर, लेकिन जो भी हो एक बात क्लियर है कि राजकुमारी को ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर पसंद आने लगे हैं और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि अगर इसका पता राजकुमार को लगा तो वो इस पूरे इशू को पर्सनल बनाएगा और कांतारा यानी जंगल वाले लोगों पे और भी अत्याचार करेगा। राजकुमार क्लियरली कहता है बंगारा के ऊपर जो कलंक लगा है उसे वो कांतारा के रक्त से धोएगा। कलंक मतलब शायद राजकुमारी का ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर के साथ होना, और रक्त से धोना यानी ऑफ कोर्स कांतारा के लोगों को खत्म करना या फिर उन पे बेइंतहा जुल्म करना। इनफैक्ट हम ट्रेलर में कई जगह देखते भी हैं कि कांतारा के लोगों पे ना सिर्फ जुल्म किया जा रहा है बल्कि उन्हें कैद भी करके रखा जा रहा है। यहाँ एक ये भी बात कही गई है ट्रेलर में, नॉट वेरी श्योर, लेकिन शायद ऐसा कुछ था कि अब से तीसरा हिस्सा सीमा पार नहीं रखेंगे, यानी कि शायद राजकुमार किसी तरह का टैक्स कांतारा वालों से लेने लग गया होगा, मोस्टली उनकी उपज का 1/3 हिस्सा जो अब कांतारा वाले लोग नहीं देना चाहते। अगेन ये सब बस मैं गेस कर रहा हूं तो कई चीजें गलत हो सकती हैं। इसके बाद राजकुमार जंगल में हर जगह आग लगा रहा होता है और यहाँ युद्ध शुरू है। क्लियरली राजा की आर्मी कांतारा के लोगों को ओवरपावर कर रही है एंड आई थिंक यहीं पे दैवा फाइनली आएंगे, ठीक वैसे जैसा हमने पहली कांतारा मूवी में देखा था। अब ये होगा कैसे? वेल, इस चीज को ट्रेलर के स्टार्ट से सेटअप किया गया है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर नाउ आप जानिए कि इस ट्रेलर में कई फाइट सीन्स है और इसमें एक सीन काफी इंटरेस्टिंग है जहां ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर गड्ढे के ऊपर से कूदता है और ऊपर हम चांद को देखते हैं। यहाँ बैकग्राउंड में हमें एक आवाज सुनाई देती है जहां कोई तो गोलीगा दैवा को रक्षा करने के लिए बुला रहा है।